नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे राज्यपाल कलराज मिश्रा को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर प्रवासी श्रमिकों के मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें 19 जून को जारी दिशा निर्देशों के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में केवल यह कहा है कि उसने 19 जून को दिशा निर्देशों के अनुसार आदेश जारी किए हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए जो किया गया है उसके हलफनामे में कोई उल्लेख नहीं है। पिछले 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह दावा करने के लिए फटकार लगाई कि उसके हलफनामे में सब कुछ सही था। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को यह पता लगाना होगा कि प्रवासी मजदूरों की समस्याएं क्या है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अगले सप्ताह तक प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस बारे में एक राष्ट्रीय नीति की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नीति केवल सिद्धांत में है, हम चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल इसे रिकॉर्ड में ले। कपिल सिब्बल ने कहा था कि कानून के अनुसार राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हमारे पास कुछ सुझाव हैं। समन्वय में सहायता और पुनर्वास होना चाहिए। पंजीकरण सरकार की योजनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कई लोगों को पंजीकृत करने में सक्षम नहीं होगा। इस पर मेहता ने कहा था कि आप हमारा हलफनामा पढ़िए, इसमें सभी विवरण है। कोर्ट ने पूछा था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं। तब मेहता ने कहा कि 6 जुलाई को एक नया हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को बताया कि कितने प्रवासी मजदूरों को वापस भेजा गया है। तब जस्टिस भूषण ने कहा कि आपका हलफनामा पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना ही मत कहो। हम आपके दावे को स्वीकार नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि जो कर्मचारी बिहार वापस चले गए थे वे सब अपने काम पर लौटने लगे हैं। तब मेहता ने कहा यह एक स्वस्थ चीज है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 9 जून को अदालत ने आदेश दिया कि प्रवासी श्रमिक जो वापस लौटना चाहते हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। मांग के 24 घंटे के भीतर राज्य द्वारा श्रमिक ट्रेन प्रदान की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र बनाने चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी देनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि श्रमिकों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन प्रवासी मजदूरों की सूची बनाने का निर्देश दिया था जो अपने कार्यस्थल पर जाना चाहते हैं। सरकारों को अपने काम पर लौटने से पहले उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। अदालत में इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल कलराज मिश्रा को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, एक शहर के वकील ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें केंद्र को राज्यपाल कलराज मिश्रा को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। राज्य में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच यह याचिका दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार याचिका दायर करने वाले शांतनु पारिक का दावा है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा सत्र को आमंत्रित न करके अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों के विद्रोह के कारण परेशानी में थे को ये कहते हुए पद से हटा दिया गया कि वह विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और इस संबंध में राज्यपाल से अनुरोध किया है, लेकिन राज्यपाल मिश्रा ने 2 बार राज्य सरकार के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष GA मीर ने फास्ट इंटरनेट सेवा 4G की बहाली और निवास दस्तावेज के रूप में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मान्यता की मांग की। उन्होंने प्रशासन से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के उपायों को और मजबूत करने की भी मांग की। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टी की बैठक के बाद मीर ने कहा सरकार को 4G इंटरनेट सेवा से संबंधित अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए और इसे तुरंत बहाल करना चाहिए ताकि सभी आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो सके जो वायरस को रोकती हैं। इसे देखते हुए सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सकता है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का वार, डिफॉल्टर्स को बचाना चाहते थे पीएम, इसलिए गई उर्जित पटेल की नौकरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मंगलवार को ट्विटर के जरिए उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। दरअसल उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि उर्जित पटेल बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। क्योंकि पीएम मोदी लोन न चुकाने वालों पर एक्शन नहीं लेना चाहते थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ विवाद के बाद उर्जित पटेल ने 2018 में आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी की ओर से भी तब केंद्र को घेरा गया था। किताब में दावा किया गया कि आरबीआई ने डिफॉल्टर को लेकर जो सर्कुलर जारी किया था उसे सरकार की ओर से वापस लेने को कहा गया था। गौरतलब है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उर्जित पटेल, रघुराम राजन आदि आरबीआई के गवर्नरों की नाराजगी उभरकर सामने आ चुकी है। फिर चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर अन्य आर्थिक नीतियां, अर्थव्यवस्था और नौकरियों को लेकर लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि जिस तरह कोरोना संकट पर मेरी बात सच हो रही है, अर्थव्यवस्था पर भी सरकार को चेतावनी को मानना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में जल्द महंगी होगी बिजली, 5 से 8% तक दरों में बढ़ोतरी की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्दी ही उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि करने के बारे में सोच रहा है। खबर है कि पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में 5 से 8 तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन 5 से 8% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है कब तक दामों की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद में इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पावर कॉर्पोरेशन का विरोध करते हुए उपभोक्ता परिषद ने कहा कि एक तरफ कोरोना संकट है तो दूसरी तरफ कंपनियों पर उपभोक्ताओं का बकाया है। ऐसे में 25% बिजली की दरों में कमी की जाए तो ठीक, अगर बिजली कंपनियों के 4500 करोड़ रुपए के गैप को कम कर दिया जाए तो राज्य के अंदर 16% की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसे में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर बोझ होगा। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बीते रविवार को नियामक आयोग से कई कमियों के बारे में जवाब दाखिल कर ARR स्वीकार करना चाहता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष में जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से किस तरह से प्लान को भुगतान के सामने उतारना है, इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिजली कंपनियां किस कैटेगरी में बिजली की दरों की बढ़ोतरी कर सकती हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में बिजली कंपनियां का गैप पूरा करने के लिए आयोग को ही खुद फैसला लेना होगा। ऐसे में साफ है कि अगर बिजली दरों में बढ़ोतरी करवाई होगी तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन में शामिल होंगे वाम दल, तेजस्वी के नेतृत्व को ले बन रहा माहौल। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दल बड़ी सावधानी से विवाद के मुद्दों को सुलझा रहे हैं। वाम दलों को जोड़कर विपक्ष के वोटों को बिखराव को रोकने का उपाय कर लिया गया है। आरजेडी, कांग्रेस और आरएलएसपी अपने हिस्से की सीटों में थोड़ी थोड़ी कटौती कर वाम दलों को लेकर उन्हें साथ लाने पर राजी हो गए हैं। जहां तक महागठबंधन के नेतृत्व व मुख्यमंत्री चेहरे की बात है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया है कि विपक्ष के इस गठबंधन के नेतृत्व के लिए तेजस्वी यादव स्वाभाविक दावेदार हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पहले भी कभी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ऐतराज नहीं रहा है। जीतन राम मांझी का छोड़ महागठबंधन के अन्य घटक दल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें आरजेडी के नेतृत्व से इनकार नहीं है। बहरहाल यह तय हो गया है कि महागठबंधन में वाम दलों को जीतने लायक सीटें देकर जोड़ लिया जाए। सीपीआई नेतृत्व से 2 दौर की बातचीत हो गई है। सीपीआई एमएल के साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद की बात का एक और दौर खत्म हो गया है। कोरोना संकट कम हो तो दूसरे दौर की बातचीत भी जल्द होगी। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सीटों की संख्या तय नहीं हुई है, लेकिन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सीटों के बंटवारे के लिहाज से महागठबंधन 2 हिस्सों में काम कर रहा है। आरजेडी की जिम्मेवारी दी गई है कि सीपीआई, एमएल और विकासशील इंसान पार्टी के साथ बातचीत करे, उनकी जीतने लायक सीटों की पहचान करे, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र के नाम सहित सीटों की संख्या तय कर दे। कांग्रेस को सीपीआई, सीपीएम और आरएलएसपी से बातचीत का जिम्मा दिया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें महागठबंधन में जोड़े रखने की संभावनाओं को टटोलने का जिम्मा भी कांग्रेस को ही दिया गया है। मांझी इस समय तक दुविधा में है। कांग्रेस उन्हें महागठबंधन से जोड़कर रखने की राय में है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में रोज बन रहे गुंडाराज के रिकॉर्ड, गोरखपुर मर्डर पर प्रियंका का तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है और अपराधी एक के बाद एक अपहरण और हत्या की जघन्य वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यभूमि गोरखपुर में 5वीं कक्षा के छात्र के अपहरण की बात मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सवालिया लहजे में कहा है कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती? उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर गोरखपुर से अपहृत बच्चे के समाचार को दर्दनाक और दुखद बताया है। अखिलेश ने बच्चे के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भाजपा सरकार को लेकर सवाल भी खड़े किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के रण में नया मोड़, कांग्रेस का दावा, पायलट गुट के 3 विधायक संपर्क में। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी रहे सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि सचिन पायलट के गुट के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही होटल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने होटल फेयरमाउंट में ठहरे पार्टी के विधायकों से बात करते हुए सोमवार को यह दावा किया। सुरजेवाला ने कहा है कि तीनों ही विधायक 48 घंटे के अंदर होटल फेयरमाउंट पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक होटल फेयरमाउंट में ही ठहरे हैं। गौरतलब है कि अशोक गहलोत 102 विधायकों के समर्थन का दावा करते रहे हैं, जबकि सचिन पायलट गुट की ओर से 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया जाता रहा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तकरार के बीच बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के दल बदल का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते 6 विधायकों ने बाद में पाला बदल लिया था, तभी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए और 25 विधायकों के साथ जयपुर छोड़ दिया। सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े पायलट गुट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इन 25 में से 3 विधायक पहले ही गहलोत का समर्थन कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के गवर्नर का संविधान सत्र बुलाने की शर्त पर कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि गहलोत सरकार को इसके लिए पहले 21 दिन का नोटिस देना चाहिए। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन और विश्वास मत परीक्षण की स्थिति में कुछ शर्तों का पालन करने को कहा है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राजस्थान में गवर्नर का संविधान 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति। मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर 6 घंटों में सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश। सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा। सत्य बनाम सत्ता। असल में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच शुरू हुई सियासी लड़ाई अब राज्यपाल और कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संकट को लेकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं राज्यपाल ने अब इसके लिए 3 शर्तें रख दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सत्र बुलाने का कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ सरकार को वापस भेजा है। राज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल आहूत होना आवश्यक है। साथ ही राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई भी मंशा नहीं है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विधानसभा सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाए। संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर राज्यपाल ने कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ गहलोत सरकार को वापस भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना को उल्लंघन किया, चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा को विधानसभा सत्र बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को कानून का पालन करते हुए मंजूरी देनी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने यह आरोप भी लगाया कि विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को नहीं मानना कानून और संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है और ऐसे कदमों से संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से
बातचीत में आरोप लगाया। 2014 से भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना को उल्लंघन किया है। इस प्रक्रिया में संसदीय लोकतंत्र और इसकी परंपराओं को नुकसान पहुंचाया है। चिदम्बरम ने कहा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में राज्यपालों द्वारा किए गए संविधान के घोर उल्लंघन को लेकर अदालतों ने ऐतिहासिक फैसले दिए। उन्होंने दावा किया कि इन फैसलों और मौजूद कानून के बावजूद राजस्थान के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से जुड़े राज्य मंत्री परिषद के आग्रह को मानने में अवरुद्ध पैदा किया और लगातार अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ने कहा, यह तय कानून है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। इस मामले में राज्यपाल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्यपाल का आग्रह का नहीं मानना निरर्थक और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। उनके मुताबिक अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है तो उनके पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वह सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं तो वह इसके लिए सत्र बुलाने का अधिकृत है। उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। विधानसभा सत्र बुलाने में कोई रुकावट पैदा करने से संसदीय लोकतंत्र का आधार कमजोर होगा। चिदम्बरम ने कहा, राजस्थान के राज्यपाल से रुख से हम अचंभित और आहत हैं। इसलिए हमने आज देश भर में राजभवनों के समक्ष प्रदर्शन किया ताकि संविधान के उल्लंघन की तरफ जनता का ध्यान खींचा जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी राज कायम हुआ गुंडा राज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपहरण और दूसरी आपराधिक वारदातों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए सूबे में जंगल राज कायम होने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यूपी में कोरोना और क्राइम में एक दूसरे को पछाड़ने में होड़ लगी हुई है। संजय सिंह का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह फेल नजर आ रही है। संजय सिंह ने कहा कि अपहरण इन दिनों यूपी में नया उद्योग बनकर उभर रहा है तो साथ ही दूसरे अपराधों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़े अपराधों में बीजेपी नेता खुद शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम राज्य के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी के राज में गुंडा राज कायम हो गया है। बता दें कि कानपुर शूटआउट कांड के बाद भी आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश संजय सिंह योगी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कानपुर में हुई घटना एक गहरी साजिश थी। उन्होंने कहा था कि यूपी में कई इलाके हैं जहां अपराधी अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं, इसलिए अपराधी नेता और पुलिस के गठजोड़ को उजागर किया जाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई करके ही उत्तर प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है केंद्र की भाजपा सरकार, अजय कुमार लल्लू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन पर धरना दे रहे कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे योगी सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैया करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने IPN को दिए अपने बयान में कहा कि राजस्थान में जिस तरह से एक चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को अस्थिर कर गिराने की प्रक्रिया चल रही है वो लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। केंद्र की भाजपा सरकार पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। लल्लू ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित गोवा, कर्नाटक में पूर्व में ऐसा हो चुका है। सत्ता पिपासु भाजपा ने महाराष्ट्र में आनन फानन में सभी संसदीय परंपरा को ताक पर रखकर आज सुबह 6 बजे शपथ दिलाने का काम पूर्व में किया था, पर वहां उनका दांव उल्टा पड़ा। आज वही सब फिर राजस्थान में दोहराने की प्रक्रिया चल रही है। लल्लू ने कहा कि भाजपा इस देश की स्वस्थ संसदीय परंपराओं का भी निर्वहन नहीं कर रही है। संसदीय परंपराओं का गला घोटा जा रहा है जो इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। राज्यसभा सदस्य PL पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जो हो रहा है वह बेहद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से देश की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के आपराधिक कृत्य में लिप्त है। यह देश की जनता और उसके मत का अपमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा राजभवन का घेराव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राज्य कांग्रेस प्रमुख KS अलागिरी शामिल ने अपने राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ अभियान के तहत चेन्नई में राज्यपाल के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही राजभवन घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राज्य कांग्रेस प्रमुख KS अलागिरी शामिल ने अपने राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ अभियान के तहत चेन्नई में राज्यपाल के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद
जय भारत।